और एसी ब्रिज का हमें मेजरमेंट करना है। तो एसी ब्रिज के अंदर और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज में कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटेंस, तो कौन सा ब्रिज है जिसके अंदर दो कैपेसिटेंस होते हैं यहाँ पर, तो वो होता है हमारा ऑन ब्रिज। ऑन ब्रिज का डायग्राम किस तरीके से होता है, ऑन ब्रिज का डायग्राम हम बनाएं तो ये हमारा ऑन ब्रिज का डायग्राम बनेगा। इसमें एक कैपेसिटेंस यहाँ पर होता है इस आर्म के अंदर, और एक कैपेसिटेंस यहाँ पर होता है इस आर्म के अंदर। ये दोनों रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पर अननोन ब्रांच होती है जिसमें आर और एल रहता है, यहाँ पर आर है, एल है, और यहाँ पर आर ब्रांच है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑन ब्रिज के अंदर यहाँ पर दो कैपेसिटेंस होते हैं, और ये नल डिटेक्टर के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस की क्वालिटी को किसके द्वारा मेजर किया जाएगा। तो कैपेसिटेंस की क्वालिटी को हम मेजर करते हैं, वो हम यूज करते हैं डी फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए। डी फैक्टर और डिसिपेशन फैक्टर मेजर क्वालिटी ऑफ द कैपेसिटेंस। और ये ऑन ब्रिज है, ऑन ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं, इसमें जो कैपेसिटेंस यूज करते हैं ऑन ब्रिज के अंदर दो कैपेसिटेंस यूज किए जाते हैं। किसके मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, मीडियम क्यू कॉयल इज इंडक्टेंस, यानी कि मेजरमेंट ऑफ मीडियम क्यू कॉयल को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर आई एम ऑन ब्रिज का यूज किया जाता है, मीडियम क्यू के लिए, मीडियम क्यू। नेक्स्ट हम देखें, मॉडिफाइड डी शूटी ब्रिज यूज लिया गया हमने। क्या है, मॉडिफाइड डी शूटी ब्रिज इज यूज टू एस्टिमेट द कैपेसिटेंस एंड डी फैक्टर। तो कैपेसिटेंस और डी फैक्टर को एस्टिमेट करने के लिए हमने मॉडिफाइड डी शॉर्ट ब्रिज यूज किया गया है। तो डी शॉर्ट ब्रिज के अंदर हम ओनली प्योर कैपेसिटेंस यूज करते हैं, प्योर कैपेसिटर ओनली डी शॉर्ट ब्रिज के लिए। और इम्प्योर कैपेसिटर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डी मॉडिफाइड में हम प्योर और इम्प्योर दोनों यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड के अंदर ओनली जो बिना मॉडिफाई वाला होता है उसमें हम प्योर कैपेसिटेंस यूज करते हैं, जबकि मॉडिफाइड वाले में प्योर और इम्प्योर दोनों कैपेसिटेंस हम यूज कर सकते हैं। बैंड ब्रिज इज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी एज ए फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन एलिमेंट इन नॉइज फिल्टर। तो नॉइज फिल्टर में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ब्रिज यहाँ पर यूज किया जाएगा, विच ब्रिज इज यूज एज ए फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट इन नॉइज फिल्टर। तो नॉइज फिल्टर में हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं। तो नॉइज फिल्टर के अंदर हम जो ब्रिज यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैन रॉबिन्सन ब्रिज मेथड। तो बैन रॉबिन्सन ब्रिज मेथड क्या होता है, Van Robinson bridge is used to frequency measurement, and it is also used in a noise filter as a frequency determining element। के अंदर हम इसको नॉइज फिल्टर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे क्या होगा यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्रिज सेंसिटिविटी। तो ब्रिज सेंसिटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो ब्रिज सेंसिटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे तो जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज इनटू ई, सप्लाई वोल्टेज इनटू ई डिवाइड बाई 4 से हम निकाल सकते हैं सेंसिटिविटी। यानी आर्म रेशियो की बात करें, जो ब्रिज सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, ब्रिज सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है एस बी, यानी ब्रिज सेंसिटिविटी इक्वल टू एस बी वोल्टेज, और यहाँ पर आ जाएगा ई डिवाइड बाई आर वाई एस प्लस एस वाई आर और प्लस 2, ये फार्मूला होता है। तो आर वाई एस और आर वाई क्यू है, ये क्या होता है, इक्वल होते हैं, आर वाई एस प्लस आर वाई क्यू, ये यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आर वाई एस है, ये आर वाई क्यू है, आर वाई एस एंड आर वाई क्यू, तो ये आर वाई क्यू होगा। तो ये आर वाई एस नहीं है, आर वाई क्यू है। तो आर वाई एस और आर वाई क्यू हैं, इक्वल होते हैं कब, जब ब्रिज सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और इक्वल टू किसके होते हैं, 1 के। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एस बी ई डिवाइड बाई 4 आ जाएगा आंसर, यानी पी वाई क्यू एंड आर वाई एस आर इक्वल, पी वाई क्यू एंड आर वाई एस है वो दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, पी वाई क्यू एंड आर वाई एस ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूसिंग रेजिडुअल कैपेसिटेंस। जो रेजिडुअल कैपेसिटेंस होता है रजिस्टर के अंदर, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा ब्रिज यूज करते हैं।
तो रेजिडुअल कैपेसिटेंस कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाता है इंडक्टर और रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हम कैपेसिटेंस यूज करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा रेजिडुअल कैपेसिटेंस ऑफ इन रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर रेजिडुअल कैपेसिटेंस है। अब रेजिडुअल जो इंडक्टेंस है वो रिड्यूस बाई बाई फिलर बाइंडिंग। तो रेजिडुअल इंडक्टेंस को तो बाई फिलर बाइंडिंग के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं। ये केस के लिए रिड्यूस किया जाता है इंडक्टर के रेजिडुअल को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हमें कैपेसिटेंस का रेजिडुअल रिड्यूस करना है तो रेजिडुअल कैपेसिटेंस को हम रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा, आर्टन पेरी बाइंडिंग के द्वारा हम इसका यूज करते हैं, यानी कैपेसिटेंस को हम इसके द्वारा यूज करते हैं। कैपेसिटेंस residing residual capacitance in resistor by alternative winding. Which method is used to measure the resistance of generator motor winding coil? तो कौन सा मेथड है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर और मोटर वाइंडिंग कॉइल, उसको यूज करने के लिए हम मोटर वाइंडिंग का अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है या जनरेटर का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए बी मेथड हम यूज करेंगे। ए बी मेथड क्या होता है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड। ये मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। जनरेटर मोटर आर्मेचर वाइंडिंग हैज रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू लेस देन 1 ओम, यानी जनरेटर और मोटर आर्मेचर बैंड, जनरेटर और मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो आर की वैल्यू होती है लेस देन 1 ओम। और यहाँ पर उस लेस देन 1 ओम को मेजर करने के लिए लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड यूज करेंगे। और लो रेजिस्टेंस के लिए हम कौन यूज करते हैं, ए बी मेथड हम यूज करते हैं। इन दी एंडरसन ब्रिज इन एन एंडरसन ब्रिज अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्न ऑफ। तो एंडरसन ब्रिज में हम, एंडरसन ब्रिज के अंदर क्या करते हैं, एंडरसन ब्रिज के अंदर जो अननोन वैल्यू है, एंडरसन अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्न ऑफ, अननोन इंडक्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं। एल इक्वल टू होता है CR3 डिवाइड बाई R4। ये एंडरसन ब्रिज की इक्वेशन है इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। CR3 डिवाइड बाई R4, स्मॉल आर R2 प्लस कैपिटल R4 प्लस के R2 R3, ये वैल्यू होती है। तो ये हम कहेंगे नॉन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू। इन एन एंडरसन ब्रिज नॉन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हे ब्रिज इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो हे ब्रिज किसका मॉडिफिकेशन है, तो हे ब्रिज है यहाँ पर, इसकी बात करें, ये इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 है तो वहाँ पर इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम इसको हे ब्रिज का यूज करते हैं। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का ये मॉडिफिकेशन है, यानी मैक्सवेल ब्रिज का ये, मैक्सवेल जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज मेथड होता है उसका एक मॉडिफिकेशन है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज बनेगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ जाएगा, यानी कि आर और एल। यहाँ पर भी हमारा रेजिस्टेंस रहेगा इस ब्रांच के अंदर, यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आएगा, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो इस तरीके से बनाया जाता है। ये बनेगा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, यानी यहाँ पर आर और एल है और यहाँ पर आर और सी है पैरेलल के अंदर, और यहाँ पर सीरीज के अंदर आर और एल, तो इसलिए बोलते हैं इसको मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। और मॉडिफिकेशन हम करते हैं इन दी ब्रांच ऑफ डीसी, इन ब्रांच डीसी ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज बनेगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस को हम मॉडिफाई कर देंगे। तो मॉडिफाई जब हम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हे ब्रिज बन जाता है। तो हे ब्रिज कैसे बनेगा, मॉडिफाई कैसे करेंगे, जो आर और सी है इस टर्म को हम हटा देंगे और आर और सी की जगह इसको हम सीरीज में लगा देंगे आर और सी को, तो ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा हेयर ब्रिज आर एंड सी, तो ये हो जाएगा R4 एंड C4। ये हमारा R3 पहले से है और ये R1 L1 है और ये R2 है। नेक्स्ट हम देखें, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज ए डिटेक्टर इन ब्रिज फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ। तो किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यहाँ पर एज ए डिटेक्टर हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो टेस्ट है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये मेगर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मेगर इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस के लिए हम इस मेगर का यूज करते हैं। इन मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई,
मेगर के अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड की जाती है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? कॉइल के द्वारा। इन मेगर हम कह सकते हैं टू मूविंग कॉइल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो यहाँ पर मूविंग कॉइल होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, प्रोवाइडेड कंट्रोल टॉर्क। इन मेगर टू मूविंग कॉइल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रोवाइडेड कंट्रोल टॉर्क। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि व्हेन मेजरिंग ए लो रेजिस्टेंस बाय यूजिंग केल्विन डबल ब्रिज, when measuring a low resistance by using Kelvin double bridge, two sets of reading are taken, one with current in one direction and other with direction of current reversed. This is done to, तो ये क्यों डन किया जाता है यहाँ पर? ये डन किया जाता है टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मो इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। जैसे हमने क्या लिया, ये ब्रिज लिया, क्या लिया है? ब्रिज लिया है। अब ब्रिज में यहाँ पर मॉडिफाई करना है हमें, तो ये हमने मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर दो सिचुएशन हमारी आती है इस तरीके से, ये एम है और ये M1 है, और यहाँ पर बैटरी हम लगा देते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हम काम में लेंगे इसको, एक बार इधर से काम लेंगे, एक बार इधर से काम लेंगे। यानी इन कैल्विन ब्रिज डबल ब्रिज मेथड, इन कैल्विन डबल ब्रिज फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मल ईएमएफ बाय रिवर्सिंग द बैटरी टर्मिनल, or by reversing the battery terminal polarity with the help of switch, स्विच के द्वारा बैटरी के टर्मिनल की जो पोजीशन है उनको रिवर्स कर देते हैं, ताकि यहाँ पर इफेक्ट है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का इफेक्ट है उसको एलिमिनेट किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का जो लीकेज रेजिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो लीकेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो शेयरिंग ब्रिज के द्वारा यूज किया जाएगा। शेयरिंग ब्रिज मेजर द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। हैव साइड ब्रिज है यूज टू मेजर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ, तो हैव साइड ब्रिज है यहाँ पर किस टर्म में इंडक्टेंस को मेजर करता है? ये हैव साइड ब्रिज का फार्मूला होता है यहाँ पर M इक्वल टू R3L2 माइनस R4L1 डिवाइड बाई R3 प्लस R4, यानी कि नॉन जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर हैव साइड ब्रिज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे द मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? मेहो, ये इंडक्टिव ससेप्टेंस की मेजरिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स, तो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है आर एक्स, उसकी हमें वैल्यू डिटरमाइन करना है यहाँ पर, और अननोन कैपेसिटेंस सी की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है रेस्पेक्टिवली फॉर द सर्किट गिवन बिलो। देन द करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर, डिटेक्टर के द्वारा जो करंट फ्लो हो रही है वो भी यहाँ पर डी के अंदर जो करंट है वो भी दे रखी है। तो ये आर और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हम किससे निकाल सकते हैं? अगर ये हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आएगी वो 80 आ जाएगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू 70 माइक्रोफेराड आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू 80 किलो ओम और किसी की वैल्यू 70 है माइक्रोफेराड आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, डी शॉर्टेड ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो डी शॉर्टेड ब्रिज है किसके मेजरमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल है? तो डी शॉर्टेड ब्रिज यहाँ पर कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल है। डी शॉर्टेड ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजर ऑफ द कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर, डिटेक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, सी एक्स के थ्रू हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देते हैं, यानी कि 1 डिवाइड बाई सी एक्स डिवाइड बाई 20 इक्वल टू, फिर हम क्या करते हैं इसका इससे डिवाइड करेंगे, तो 1 बाई जे ओमेगा 10 इंटू 10 की पावर 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 60। तो इससे जो वैल्यू आएगी हमारी वो सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? इससे सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 माइक्रोफेराड, तो 30 माइक्रोफेराड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि
इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है मेजर की हेल्प से मेजर किया जाता है, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, मेगर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर द रेजिस्टिव रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू बिलो 1 मेगा ओम, 1 ओम मोस्ट प्रीशियस। तो यहाँ पर कौन सा है वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज किया जाएगा, विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन मेजर द रेजिस्टेंस हैविंग 1 ओम मोस्ट प्रीशियस। तो 1 ओम जो वैल्यू है उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से मेजर करना है, तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज मेथड इज ओनली मेथड फॉर विच वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लो वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ एन अननोन कैपेसिटेंस। अननोन कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा ब्रिज है यूज किया जाएगा, अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर शेयरिंग ब्रिज यूज किया जाता है। शेयरिंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द अननोन कैपेसिटेंस। एंडरसन ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन। तो एंडरसन ब्रिज है यहाँ पर किसके मेजरमेंट के लिए किया जाएगा, एंडरसन ब्रिज यहाँ पर अननोन इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर फॉर द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज दिखाया गया है। यहाँ पर ब्रिज इज सप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। तो ब्रिज यहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा है, हमें यहाँ पर निकालना है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा आर फोर सी फोर, ये फार्मूला होता है। तो ओमेगा आर फोर सी फोर को हम अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा आर फोर सी फोर को अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी 0.15, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई है, 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 60 दे रखी है, इंटू आर फोर क्या है यहाँ पर, इसी यहाँ पर ये आर फोर है, यानी 60 इंटू सी फोर क्या है यहाँ पर 10। तो इससे हम निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या मल्टीप्लाई होकर आएगी 0.15। तो किसके अंदर वैल्यू आ रही है, यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। आगे देखें, जैसे यहाँ पर वाट विल बी दी वैल्यू ऑफ अननोन कंडक्टेंस, अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, वाट इज दी वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस L1 in millihenry and the effective resistance R1 in ohm respectively for the circuit given below when no current flow through the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू दो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो हमें अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे R1 इक्वल टू होता है R2 R3 डिवाइड बाई R4, ये R1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी यहाँ पर 26 डिवाइड 26.67। What will be the value of unknown inductance in millihenry and effective resistance R1 in ohm respectively for the circuit given below when no current flow through the galvanometer। galvanometer के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो R1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये आएगी 26.67। L1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, L1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, L1 इक्वल टू R3C4, R2 R3C4 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये आ जाएगी L1 की वैल्यू 32 मिली हेनरी। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो कौन सा मेथड है यहाँ पर यूज किया जाएगा अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, तो अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड हम यूज करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो वो मेगर यूज किया जाएगा। Which of the following is the correct expression for quality factor of Maxwell inductance capacitance bridge। तो Maxwell inductance capacitance bridge का अगर हमें क्वालिटी फैक्टर मेजर करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू ओमेगा C4R4। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, ये माइक्रोफेराड में है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो। वह नो करंट फ्लो थ्रू द डिटेक्टर, अगर डिटेक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमें बैलेंस कंडीशन देखनी होगी, 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा सी एक्स और इन टू 80। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे बैलेंस कंडीशन के अंदर, तो इंटू 80 आ गया, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा 20 इंटू 40 आ गया। तो इससे सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 माइक्रोफेराड। तो 40 माइक्रोफेराड हमारा आंसर हो जाएगा। बैंड ब्रिज इज यूज टू मेजर, तो बैंड ब्रिज क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है यहाँ पर बैंड ब्रिज। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज। तो एसी ब्रिज का बैलेंस कंडीशन मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है। जैसे पहली बात तो I1 है I3 के बराबर होना चाहिए, I2 है I4 के बराबर होना चाहिए, ये बैलेंस कंडीशन है। Z1 Z4 है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन Z2 Z3 के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। थीटा 1 प्लस थीटा 4 यहाँ पर, थीटा 2 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 4, ये थीटा 2 नहीं होगा, ये थीटा 4 होगा। थीटा 2 प्लस थीटा 3 का इक्वलेंट होना चाहिए, ये भी यहाँ पर सही है। ये Z1 प्लस Z4 है, ये यहाँ पर गलत है बैलेंस कंडीशन के अंदर, क्योंकि बैलेंस कंडीशन के अंदर जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर बनेगा जो एंगल वो बनेगा Z1 एंगल थीटा 1, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा Z3 एंगल थीटा 3, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा Z4 एंगल थीटा 4, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा Z2 एंगल थीटा 2। यहाँ पर करंट भी जो होगी I2 होगी, यहाँ पर करंट I1 होगी, यहाँ पर करंट है वो I3 होगी, और यहाँ पर करंट है वो क्या होगी, I4 होगी। तो इसके द्वारा हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एवरेज। हमें क्या याद करना है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ एवरेज। डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एवरेज गिवन बिलो, इफ द ब्रिज इज सप्लाइड बाई ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो ब्रिज अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई किया गया है तो हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो हे ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी एक्स आर एक्स। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज, इंटू सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और आर एक्स की वैल्यू दे रखी है 40। तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 2। तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी क्वालिटी फैक्टर की एवरेज के लिए। नेक्स्ट देखें, जैसे मेगर इज यूज टू मेजर दी, तो मेगर क्यों यूज किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा मेगर। ब्रिज सोन इन दी फिगर, Z1 एंगल दे रखा है, Z2 एंगल दे रखा है, Z3 एंगल दे रखा है। Z4 ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो हमारे पास में जो अंडर बैलेंस कंडीशन होती है वो होती है Z1 Z4 इक्वल टू होता है Z2 Z3। तो Z1 Z4 क्या होता है, Z1 हो गया हमारा कितना 50 एंगल 10 डिग्री, 50 एंगल 10 डिग्री, और Z4 हो जाएगा, और Z2 Z3 क्या होगा, Z2 होगा 10 एंगल 0, और ये हो जाएगा 150 एंगल माइनस 10 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो Z4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 एंगल माइनस के 20 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा 30 एंगल के माइनस के 20 डिग्री। नेक्स्ट हम देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन द हेवरेज गिवन बिलो द सप्लाइड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो हेवरेज के लिए हमने क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला यहाँ पर देखा था, क्या है, हेवरेज के लिए क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है 1 Q डिवाइड बाई 1 ओमेगा सी एक्स आर एक्स। तो यहाँ पर 1 ओमेगा सी एक्स आर एक्स से हम निकालेंगे क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जैसे क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1.83 यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी एक्स आर एक्स। सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 माइक्रोफेराड, यानी सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये सी एक्स है और ये आर एक्स है, इससे हम मेजर करेंगे क्योंकि ये इसके इक्वलेंट होता है इसके अकॉर्डिंग ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे
विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिलो 10। तो जिसकी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 10 है, तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसको मेजर करने के लिए हम एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं, क्योंकि एंडरसन जो ब्रिज है वो 1 से लेकर क्यू की वैल्यू 10 से तक यहाँ पर मेजर करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस सी एक्स इन माइक्रोफेराड एंड अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स इन रेस्पेक्टिवली द सर्किट बिलो गिवन द नो करंट थ्रू द डिटेक्टर। तो कोई भी करंट यहाँ पर डिटेक्टर के अंदर नहीं है, हमें सी एक्स और आर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सी एक्स का फार्मूला होगा, यहाँ पर सी एक्स का फार्मूला क्या होगा? सी एक्स का फार्मूला होगा सी एक्स इक्वल टू C2 Cx इक्वल R4 डिवाइड बाई R3। ये Cx का वैल्यू होगा इस सर्किट के अंदर। और इसी में Rx की वैल्यू हम निकालें तो Rx की वैल्यू होगी Rx की वैल्यू क्या होगी? R3 इंटू C4 डिवाइड बाई C2। जैसे हम बात करें C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? C2 की वैल्यू है 25। तो ये C1 C2 है यहाँ पर, इस ब्रांच के अंदर C2 होता है। ये हमारा R3 है, ये हमारा C4 और R4 है। तो इस तरीके से इसको बैलेंस कंडीशन में सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखें, द ऑपरेशन ऑफ मेगर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऑपरेशन होता है मेगर का किस पर बेस होता है? ये होता है मूविंग कॉइल मीटर पर बेस होता है। द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ मेगर इज बेस्ड ऑन द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी पीएमएमसी पर ये बेस्ड होता है। कौन सा? मेगर। यहाँ पर वेरिएबल आर्म ब्रिज है, आर्म ऑफ द ब्रिज, वेरिएबल आर्म ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज की वेरिएबल आर्म कौन सी है यहाँ पर? ब्रिज की वेरिएबल आर्म की बात करें यहाँ पर तो ये R3 है, यहाँ पर ये वेरिएबल आर्म है ब्रिज की, यानी ये वेरी कर सकते हैं हम आर्म को। नेक्स्ट देखें, जैसे मल्टीप्लिकेशन फेलियर और फीचर्स। जो मल्टीप्लिकेशन फीचर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन फीचर्स आर इनकॉर्पोरेट इन द ओम मीटर टू एनेबल द मीटर टू। तो मल्टीप्लिकेशन फीचर जो होता है, मल्टीप्लिकेशन फीचर किसको बोलते हैं? मेजर वैल्यू विथ दी लीस्ट एरर, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फीचर आर इनकॉर्पोरेट इन ए ओम मीटर टू एनेबल द मीटर टू मेजर द वैल्यू विथ लीस्ट एरर। विच टाइप ऑफ ब्रिज सर्किट इज यूज्ड टू मेजर द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा ब्रिज मेथड यूज करते हैं? एसी ब्रिज मेथड हम यूज करते हैं। When a Wheatstone bridge is balanced, the galvanometer read। तो Wheatstone ब्रिज को जब बैलेंस किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर क्या रीड करेगा? गैल्वेनोमीटर यहाँ पर रीड करता है। Wheatstone ब्रिज को बैलेंस किया जाता है तो जीरो पावर जीरो करंट यहाँ पर Wheatstone ब्रिज है रीड करता है। When Wheatstone bridge is balanced, the galvanometer read zero current। A मेहो ओम मीटर, यहाँ पर हम बोले ए मेहो ओम मीटर रीडिंग ऑफ जीरो और लो ओम इज इंडिकेटेड बिटवीन द स्टेटर वाइंडिंग एंड मोटर फायर। दी बाइंडिंग इज, तो बाइंडिंग क्या होगा? यहाँ पर ग्राउंडेड होगा। दी मेहो ओम मीटर रीडिंग ऑफ जीरो और लो ओम इज इंडिकेटेड बिटवीन द स्टेटर वाइंडिंग एंड मोटर फ्रेम। दी बाइंडिंग इज ग्राउंडेड। विच ऑफ द रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई कर्व। तो कर्व के द्वारा कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है? कर्व के द्वारा यहाँ पर कॉल्ड कंडक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये कौन सा कंडक्टर है? कॉल्ड कंडक्टर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम मेगा यूज करते हैं, और हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यह लॉस चार्ज मेथड भी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लॉस चार्ज मेथड। लॉस चार्ज मेथड हम यूज करते हैं, मेगर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन द मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज में क्या दे रखा है? In the Maxwell bridge as shown in the figure, the value of Rx and inductance of the coil are calculated। Rx और inductance की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। The component value are shown in the figure at balance। The value of Rx and Cx will be। तो Rx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Rx की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे R2 डिवाइड बाई R4। और L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? L की वैल्यू निकालेंगे R2 इंटू R3 इंटू C4। इससे हम L की वैल्यू निकालेंगे। तो R की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 375 ओम, और L की वैल्यू आ जाएगी 75 मिली हेनरी। नेक्स्ट देखें,
द मटेरियल टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ए स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी। तो जो मटेरियल स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। द मटेरियल टू बी यूज इन द मेजरिंग द मटेरियल टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ए स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेक्स्ट देखें, a Wheatstone bridge has a ratio arm of 1000 ohm and 1000 ohm and 100 ohm resistor। तो यहाँ पर Wheatstone ब्रिज है जिसके अंदर रेशियो आर्म रखी है 1000 ohm and 100 ohm resistor। The standard resistance are consist of 4 decade resistance। तो स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर्म कंसिस्ट ऑफ 4 डिकेड रेजिस्टेंस, जैसे कि 1000, 100, 10 और 1 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। The maximum and minimum value of unknown resistance that can be determined with the setup। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेटअप के द्वारा जो मेजर की जाएगी वो ये मेजर की जाएगी, ये 1100, 11,000, 1100 और 10 ओम यहाँ पर मेजर की जाएगी। स्पीड ऑफ मेगर इज कीप्ड एट। तो मेगर की जो स्पीड है यहाँ पर कितनी रखी जाती है? 160 आरपीएम के आसपास ही रखी जाती है। टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू लोड, टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो लीड और कॉन्टैक्ट की वजह से जो मेजर एरर मेजर की जाती है उसको मिनिमाइज करना है। लो रेजिस्टेंस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वर्क आर प्रोवाइडेड विद। टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, उसको किसके द्वारा मिनिमाइज किया जा सकता है? उसको मिनिमाइज किया जा सकता है गार्ड रिंग के द्वारा। टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग सिस्टम, वर्क आर प्रोवाइडेड विद द गार्ड रिंग। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द मेजरमेंट, मेजरमेंट की कंडीशन में क्या होगा? During the measurement of low resistance using the potentiometer, the following readings are obtained. Voltage drop across the resistance is 0.513. Voltage drop across the 1.1 standard resistance connected in series with the unknown 1.083। इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वोल्टेज है अननोन के अक्रॉस वो दे रखा है 0.531, तो यह आ जाएगा 0.531 इक्वल टू 1 पॉइंट क्या दे रखा है 614 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.614 क्यों आएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे 1.083, इसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ में? प्लस 5.531 के साथ में, तो ये आ जाएगी वैल्यू इनटू हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे तो आर ऊपर आएगा और आर प्लस 0.1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 49.03 मिली ओम। तो 49.303 मिली ओम आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, जैसे कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, potentiometer is used to measure the voltage between 2 points of DC circuit which found to be 1.2 volt. This is also measured by a voltmeter which is found to be 0.9 volt। तो इसको हम 0.9 वोल्ट से भी मेजर कर सकते हैं। The resistance of voltmeter is 60 kilo ohm। The input resistance between 2 point, 2 पॉइंट के बीच में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखें पोटेंशियोमीटर के अंदर V एक्चुअल की जो वैल्यू होगी, V एक्चुअल की वैल्यू होती है I इंटू आर, लेकिन V एक्चुअल दे रखा है 1.2 और I इंटू आर से हम देखें I इंटू आर से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन तो है 1.2 इंटू आई इंटू आर, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। दूसरी इक्वेशन है वी एम की वैल्यू, यानी कि वोल्टमीटर जो हम वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं वो होगी आई इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है? उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यानी वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यानी कि आर इंटू 60K डिवाइड बाई आर प्लस 60K। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि V डिवाइड बाई वी एम कर देंगे, तो उससे वैल्यू क्या आ जाएगी? V डिवाइड बाई वी एम करने से हमारे पास में जो सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 किलो।
नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए वेलास्टिक वालास्टिक गैल्वेनोमीटर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, degree gives a throw of 22.5 degree when the capacitor discharge through the meter. If a battery of 15 volt is used to recharge the capacitor, the value of capacitance is, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1.5 माइक्रोफेराड होगी अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू याद करें, क्योंकि जो Q है, Q की वैल्यू क्या होती है? Q इक्वल टू सी वी होती है। तो Q इक्वल टू सी वी होती है, तो इसमें यहाँ पर Q गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट लाएगा, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी Q की वैल्यू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है हमारा 1 × इसको थ्रो के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 × 10⁻⁶ इनटू गिव्स ए थ्रो, तो थ्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी Q की वैल्यू 22.5 माइक्रो कूलम। तो 22.5 माइक्रो कूलम आ गई हमारी इसकी Q की वैल्यू। अब वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज इक्वल टू होता है 15 वोल्ट, यहाँ पर दे रखा है। Q की वैल्यू आ गई, वोल्टेज की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है व्हेन द कैपेसिटेंस डिस्चार्ज थ्रू द मीटर इफ द बैटरी इज यूज्ड टू रिचार्ज द कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई V, यानी C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। तो Q डिवाइड बाई V से हम निकाल सकते हैं 22.5 डिवाइड बाई 15। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ जो हाई, तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो अफेक्टेड होता है, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्मो ईएमएफ इन द मेजरिंग सर्किट। मेगर इज द इंस्ट्रूमेंट इज मेजर, तो मेगर है वो क्या मेजर करता है? यहाँ पर मेगर यहाँ पर मेजर करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। Which of the following AC bridge is preferred for the measurement of inductance having high Q factor? तो कौन सा ब्रिज है यहाँ पर? Which of the following AC bridge is preferred for measurement of inductance having high Q factor? तो उसके अंदर हम बात करें, ये ब्रिज हम यूज करते हैं। AC bridge is preferred for measurement of inductance high bridge, वो हे ब्रिज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे ये डीसी पोटेंशियोमीटर इज डिजाइंड है, डीसी पोटेंशियोमीटर को डिजाइन किया गया है किससे? DC potentiometer designed to measure up the 2 volt with the scale wire, slide wire of 800, slide wire रखा है 800 mm का। A standard cell EMF of 1.18 volt obtained balance 600 mm, 600 mm. A test cell is seen to be obtained balance 680 mm. The EMF of test cell is, तो टेस्ट सेल का जो EMF की वैल्यू है वो क्या होगी? टेस्ट सेल की EMF की वैल्यू होगी जैसे E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू होता है L1 डिवाइड बाई L2। तो यहाँ से E2 की वैल्यू हमें निकालनी है, EMF ऑफ टेस्ट सेल E2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा I1 डिवाइड बाई I2 या L1 डिवाइड बाई L2 इनटू जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी E1 की। L1 क्या है यहाँ पर? L1 की वैल्यू होगी 680, क्योंकि टेस्ट सेल इज सीन टू बी ऑब्टेन्ड 600 mm, तो 680 हो जाएगी डिवाइड बाई L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 इनटू कितनी सेल पर स्टैंडर्ड वोल्टेज जो मेजर किया है वो क्या है? 1.18। डबल ब्रिज इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ, केल्विन डबल ब्रिज किसके लिए बेस्ट सूटेड है? रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लो वैल्यू, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज यूज करते हैं। द पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? बेसिकली एक नल टाइप पोटेंशियोमीटर, ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोलर टाइप एसी पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोलर टाइप एसी पोटेंशियोमीटर। तो पोलर टाइप एसी पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर थर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है। द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोलर टाइप एसी पोटेंशियोमीटर इज थर्मल इंस्ट्रूमेंट। केल्विन डबल ब्रिज इज बेस्ट सूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो केल्विन डबल ब्रिज है किसके मेजरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है? ये यहाँ पर लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। नेक्स्ट देखें, जैसे एना डीसी पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट, डीसी पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट में ए सेकंड रीडिंग is often taken after reversing the polarities of DC supply and unknown voltage.
and the average of two reading is taken. This is done in the view to eliminate the effect of. This is done to the view in the eliminate the effect of stray thermal EMF. तो स्ट्रे थर्मल EMF को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर है 3 मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर हैं, वो भी कनेक्टेड हैं, जैसे दिखाया गया है यहाँ पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मूविंग रीडिंग आर V1 V2 है। करेक्ट रिलेशन क्या होगा तीनों के बीच में? तो करेक्ट रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे V1 की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस के J1 ओम इंटू आई। तो V2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस के J2 ओम इंटू आई। तो इसके अकॉर्डिंग V की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, माइनस के J1 ओम इंटू आई प्लस J2 ओम इंटू आई, यानी कि V2 माइनस V1 हो जाएगी। तो V की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, V2 माइनस V1। नेक्स्ट हम देखें, ब्रिज मेथड कॉमनली यूज फॉर फाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव साइड कंपेबल ब्रिज हम यूज करते हैं। हैव साइड कंपेबल ब्रिज मेथड इज कॉमनली यूज फॉर फाइंडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी जो क्वेश्चन है हम CRO, ट्रांसड्यूसर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।